हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। नॉर्सेट का ढंग से रिवीजन चल रही होगी। आई होप सो। नाउ अभी एक महीना बचा है, मोटा मोटा एक महीना बचा है। तो अभी इस टाइम पे हमें क्या करना है? इस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है थ्योरी की। ओके, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और जो हमारी प्रैक्टिस बुक्स हैं उधर से प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, बट लास्ट के 1 मंथ में हमें क्या अलग करना है वो ये है कि हमें PYQs पढ़ने हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स के। जो लास्ट 5 ईयर्स के नॉर्सेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमें ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में मॉक टेस्ट लगाने हैं 1 महीने के लिए लगातार। ठीक है, अगर डेली नहीं कर पा रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज पे जरूर करना है। फाइन। सो आज की वीडियो में हम PYQs देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। अब देखेंगे कि आपके नॉर्सेट में भी या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या फिर इसी क्वेश्चंस की लैंग्वेज घुमा के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम PYQs पढ़ के जाएं। ओके, सो आज मैं नॉर्सेट 8 2025 में जो हुआ था उसको डिस्कस करने वाली हूँ कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is caring for a patient who requires a blood transfusion. Which of the following is considered a massive blood transfusion according to standard definitions? Okay. एक पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। ओके, अब जो है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, तो कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम मैसिव बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है? ओके, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए मैसिव ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या क्या आता है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में आता है अगर 24 घंटे के अंदर 10 यूनिट से ज़्यादा PRBC ट्रांसफ्यूज हो जाए इन 24 आवर्स। ठीक है, मोर देन 10 यूनिट्स PRBC इन 24 आवर्स, तो इसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। ओके, सेकंड, या फिर मोर देन 4 यूनिट्स PRBC इन 1 आवर विद ऑनगोइंग ब्लीडिंग। 4 यूनिट से ज़्यादा PRBC जो है ट्रांसफ्यूज हो गई है पेशेंट में विद इन 1 आवर और अभी भी ब्लीडिंग रुकी नहीं है, ये जो है मैसिव ट्रांसफ्यूजन के अंडर आता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ PRBC एडमिनिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स, ये राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस देख लेंगे। 2 यूनिट्स ऑफ PRBC एडमिनिस्टर्ड विद इन 2 आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटे में 4 चढ़ा सकते हैं, तो ये तो 2 यूनिट से हुई हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। थर्ड इज रिप्लेसमेंट ऑफ 50% ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम विद इन 24 आवर्स, कोई इशू नहीं है। फोर्थ इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड विद इन 24 आवर्स, कोई इशू नहीं है इसमें भी, तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट फॉर साइंस ऑफ स्ट्रोक। नर्स जो है पेशेंट का असेस कर रही है स्ट्रोक के साइन देखने के लिए। इसमें द नर्स रिकॉल्स दैट द एक्रोनियम बी फास्ट इज यूज टू रिकॉग्नाइज स्ट्रोक सिम्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द बी फास्ट एक्रोनियम इन स्ट्रोक रिकॉग्निशन। एक बात ध्यान रखनी है, स्ट्रोक के लिए जो है बी फास्ट एक्रोनियम बनाया गया है। इससे क्या पता चलता है हमें? इस एक्रोनियम से हमें जो है स्ट्रोक के साइंस दिखते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक तो नहीं आया है। ठीक है, तो इसका हमें एक्रोनियम का बी फास्ट, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। B फॉर बैलेंस, E फॉर आईज, F फॉर फेस, A फॉर आर्म्स, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका एक्रोनियम का फुल फॉर्म। तो बैलेंस में हम देखते हैं एकदम से सडन लॉस तो नहीं हो गया है बैलेंस का। उसके बाद में आई में हम देखेंगे कोई विजन चेंजेस आए हैं, डबल विजन हो रहा है या ब्लर्ड विजन है। उसके बाद में फेस है, फेस में अगर फेशियल ड्रूपिंग हो रहा है, पेशेंट को हम स्माइल करने के लिए बोलेंगे टू ऑब्जर्व द सिमेट्री। एंड आर्म्स हम देखेंगे वीकनेस या नमनेस तो नहीं आने लग गई है आर्म्स में। उसके बाद में स्पीच जो है स्लर्ड तो नहीं है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग तो नहीं है। एंड लास्ट इज टाइम। ओके, सो अभी हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें? थर्ड इज करेक्ट। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि फोर्थ ऑप्शन में टी से ट्रीटमेंट इनिशिएशन दिया गया है, तो ट्रीटमेंट इनिशिएशन नहीं होता है, ये टाइम होता है। याद रखना, इसको घुमाया फिराया जाएगा। ठीक है, टी से कुछ और दे दिया जाएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक्रोनियम पूरा याद करके जाना है। ओके,
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्न का पेशेंट है, इसमें हमें फ्लूइड एस्टिमेट लगाना है कि फर्स्ट 8 आवर्स में हम कितना देंगे। ये क्वेश्चन वो है जो बार बार पूछा जाता है, हर नॉर्सेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। बर्न के पेशेंट से या तो उसमें डिग्री ऑफ बर्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री है, कौन सा है। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि फ्लूइड कितना हम देंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। इसे हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इस 70 kg पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, 40% जो है टोटल सरफेस एरिया बर्न हो चुका है। अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द फर्स्ट 8 आवर्स। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? 4 ml इंटू में टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज में जितना बर्न हो रखा है, ओके, एंड इंटू में वेट ऑफ पेशेंट 4 ml। अब इसको निकाल दो यहाँ पे, 4 इंटू में टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है, 40%, और वेट कितना है पेशेंट का, 70। ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 11,200 ml। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फर्स्ट 8 आवर्स में कितना देंगे। तो दिन में होते हैं 24 घंटे, फर्स्ट 8 आवर्स में जो है हम हाफ फ्लूइड दे देंगे, मतलब 11,200 का हाफ, 5600 ml जो है हम शुरू के 8 आवर्स में देंगे, और बाकी का 5600 बाकी के बचे हुए 16 आवर्स में देंगे। ओके, सो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ड्रग कैलकुलेशन। इसका अलग से भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग लोराज़ेपाम टू अ पेशेंट एट अ प्रिस्क्राइब्ड डोज ऑफ 40 माइक्रोग्राम पर मिनट। 40 माइक्रोग्राम पर मिनट पे चल रहा है, ठीक है। अवेलेबल कंसंट्रेशन कितनी है, 2 mg पर ml, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर में निकलेगा, इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज बाय में अवेलेबल डोज इनटू में वॉल्यूम। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब डिजायर्ड डोज क्या है, 40 माइक्रोग्राम पर मिनट। इसको हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे, मिलीग्राम में करेंगे तो बाय में 1000, 0.04 मिलीग्राम पर मिनट। उसके बाद में अवेलेबल कितना है, 2 mg, वॉल्यूम कितना है इन 1 ml, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो फॉर्मूला में, x इज इक्वल टू डिजायर्ड कितना है 0.04, अवेलेबल 2, वॉल्यूम 1, 0.02 ml पर मिनट। ये आ गया मिनट में। अब हम इसको चेंज करेंगे आवर में, 0.02 ml को आवर में चेंज करेंगे तो 0.02 इंटू में 60, 1.2 ml पर आवर। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवर में जब हम चेंज करते हैं नॉर्मली डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। ये क्यों किया है, क्योंकि अगर 0.02 ml 1 मिनट में जा रहा है तो 1 आवर में कितना जाएगा, इनटू में 60 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इज। हम जो एयर इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, एंड जो एक्सेल करते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एयर में नाइट्रोजन कितनी है। एयर में नाइट्रोजन होती है 78%, ओके, 78% जो है नाइट्रोजन होती है। अब हमें पता होना चाहिए इनहेल्ड गैसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड एक्सेल्ड में क्या क्या है। इनहेल्ड में हमारा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% ही हम लेते हैं और 78% ही हम एक्सेल कर देते हैं। CO2 जो है हम 0.04% लेते हैं एंड 4% एक्सेल करते हैं। ऑक्सीजन हम
21% लेते हैं एंड 16% जो है एक्सेल कर देते हैं। बाकी जो है 1% बचा वो वाटर वेपर्स होते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाइट्रोजन ऐसे की ऐसे रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही इनहेल करते हैं, इतना ही एक्सेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलिंग में बढ़ जाती है एंड ऑक्सीजन कम हो जाती है एक्सेलिंग एयर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म इन लंबर पंक्चर ऑन अ पेशेंट। एक नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है पेशेंट को लंबर पंक्चर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दिस प्रोसीजर। कौन सी कंडीशन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि अगर ये कंडीशन है तो लंबर पंक्चर जो है प्रोसीजर कैंसिल हो जाएगा, हम नहीं करेंगे। फर्स्ट इज द पेशेंट रिपोर्ट्स बैक पेन। बैक पेन कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, इसमें हम लंबर पंक्चर कर सकते हैं। सेकेंड इज द पेशेंट हैज इंक्रीज्ड ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। येस, दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जब भी ICP इंक्रीज होगा कभी भी हम उसमें लंबर पंक्चर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाता है। ब्रेन स्टेम हर्निएशन, ठीक है। ध्यान रखना, ये वो क्वेश्चन है जो मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, बार बार एग्जाम से पूछा ही जाता है। ओके, जरूर याद रखना ये वाला क्वेश्चन। थर्ड इज द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हेडेक हो रहा है पेशेंट को, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कई बार तो मेनिंजाइटिस की वजह से पेशेंट को हेडेक हो रहा होता है और हमें चाहिए कि उसमें तो लंबर पंक्चर करना ही है, तो हेडेक इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फोर्थ इज द पेशेंट इज एंशियस अबाउट द प्रोसीजर। पेशेंट जो है एंशियस है प्रोसीजर के बारे में, दैट्स अ नॉर्मल थिंग एक्चुअली। कोई भी हमारा प्रोसीजर होने वाला होता है, छोटा सा इंजेक्शन लगता है, उससे पहले भी हम एंशियस हो जाते हैं। ओके, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द WHO हैज प्रिस्क्राइब्ड अ सर्जिकल चेकलिस्ट फॉर सेफर सर्जिकल प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन दिस चेकलिस्ट। ओके, WHO ने क्या है, एक हमें सर्जिकल चेकलिस्ट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। जब भी OT में पेशेंट आता है उससे पहले जो है सर्जिकल चेकलिस्ट चेक की जाती है, ठीक है। तो वो कौन से स्टेप्स पे चेक की जाती है, ये है क्वेश्चन में। आप जो है WHO का सर्जिकल चेकलिस्ट अगर हम इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे गूगल पे तो भी वो चेकलिस्ट निकल के आ जाएगी, आप देख सकते हैं। उसमें जो है 3 टाइम दिया होता है। 3 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है चेकलिस्ट में। कौन सा? साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट, ठीक है। साइन इन क्या होता है? जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आता है, एनेस्थीसिया देने से पहले हम जो है एक चेकलिस्ट करते हैं जिसमें हम पेशेंट का नाम कंफर्म करेंगे, हम साइट कंफर्म करेंगे, एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर फंक्शनिंग है या नहीं है, डिफ़िकल्ट एयरवे तो नहीं है, ठीक है। ये सब जो है हम साइन इन के टाइम पे चेक करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टाइम इज बिफोर स्किन इंसिजन। अब जो है सब कुछ ड्रेपिंग हो चुकी है, पेशेंट को पेंट हमने कर दिया, बीटाडीन से, स्पिरिट से, सब कुछ हो चुका है। अब इंसिजन देने की बारी आई है, उससे पहले हम टाइम आउट करेंगे। टाइम आउट में हम अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, दोबारा से पेशेंट का जो है आइडेंटिफिकेशन चेक होता है कि हमने राइट पेशेंट ले रखा है या नहीं ले रखा है, साइट कंफर्म होती है दोबारा से। उसके बाद में सर्जन से पूछा जाएगा कि क्या प्रोसीजर हम करने वाले हैं इस पेशेंट पे। नर्स से पूछा जाएगा कि हैज स्टेरिलिटी बीन कंफर्म्ड, स्टेराइल है सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब जो है टाइम आउट के दौरान पूछा जाता है। एंड थर्ड इज साइन आउट। साइन आउट कब होता है? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वुंड क्लोजर। हम जो है वुंड क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो है हम साइन आउट करेंगे। साइन आउट में हम क्या पूछेंगे कि जितना भी काउंट है नीडल्स का, मॉप्स मतलब एब्डोमिनल स्पंज का, गॉज पीसेस का, ब्लेड का कंप्लीट है या नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है, कुछ अंदर तो नहीं छूट गया है पेशेंट के। ये जो है साइन आउट के टाइम पे पूछा जाता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। 3 टाइम पे WHO की चेकलिस्ट होती है। फर्स्ट इज बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, इसको साइन इन बोलते हैं। सेकंड इज बिफोर स्किन इंसिजन, जिसको टाइम आउट बोलते हैं। एंड थर्ड इज बिफोर द पेशेंट लीव्स द ऑपरेटिंग रूम, जिसको साइन आउट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी टू अ बर्न पेशेंट।
बर्न पेशेंट में नर्स जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने वाली है। विच फार्मूला इज द बेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स? कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? फर्स्ट फॉर्मूला इज हॉलीडे सीगर फॉर्मूला, 100 ml पर kg फॉर द फर्स्ट 10 kg ऑफ वेट। ठीक है, हॉलीडे सीगर फॉर्मूला पीड्स पेशेंट में यूज होता है फ्लूइड को पता करने के लिए कि कितना फ्लूइड हमने रिप्लेस करना है। ओके, बट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फॉर बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये नॉर्मली यूज होता है पीडियाट्रिक पेशेंट्स में। ओके, सो ये तो आंसर नहीं है। सेकेंड इज पार्कलैंड फॉर्मूला, 4 ml इंटू में टोटल बॉडी सर्फेस एरिया इंटू वेट, जो अभी हमने देखा था, इट इज द राइट आंसर। थर्ड इज पार्कलैंड फॉर्मूला 2 ml है, नो दिस इज रॉन्ग, इसमें 4 ml होना चाहिए था। एंड फोर्थ इज मॉडिफाइड ब्रोक फॉर्मूला। मॉडिफाइड ब्रोक फॉर्मूला भी एक्चुअली फ्लूइड रेसिस्टेशन चेक करने के काम आता है, बट ये जो है फ्लूइड को लोअर साइड काउंट करता है, तो ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। ज़्यादा एक्सेप्टेंस पार्कलैंड फॉर्मूले को मिली हुई है, तो वी ऑलवेज कैलकुलेट आर फ्लूइड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज पार्कलैंड फॉर्मूला। Now next question is, what is the usual time frame for the occurrence of non-hemolytic febrile reaction during a blood transfusion? एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छे से पढ़ के जाना भाई, ठीक है। इधर के लिए हम देखते हैं कि नॉन हीमोलिटिक फेब्राइल रिएक्शन होने में कितना समय लगता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज विद इन 1 to 2 मिनट्स, 1 या 2 मिनट में नहीं, 1 या 2 मिनट में नॉन हीमोलिटिक का रिएक्शन कभी नहीं दिखेगा। अगर 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपके पेशेंट को ऐसा कुछ रिएक्शन दिख रहा है, जैसे फीवर है या फिर राइगर्स है, बहुत शिवरिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो हीमोलिटिक रिएक्शन है। हीमोलिटिक रिएक्शन का इफेक्ट दिखता है इतनी जल्दी 1 या 2 मिनट्स में। और हीमोलिटिक रिएक्शंस क्यों होते हैं? ड्यू टू ABO इनकम्पैटिबिलिटी, गलत ब्लड चढ़ा दिया है आपने, तो हीमोलिटिक रिएक्शन बोलेंगे उसे, जो 1 या 2 मिनट में दिख जाती है। सेकंड इज विद इन 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स में ये नहीं दिखता है। नॉन हीमोलिटिक 10 to 15 मिनट्स में दिखता है। ओके, एंड नॉन हीमोलिटिक क्यों दिखता है रिएक्शन? क्योंकि जो डोनर ब्लड में, जिसने डोनेट किया है, उसके ब्लड में साइटोकाइंस हैं या फिर आपका WBCs हैं, वो जो है एक रिएक्शन कॉज करते हैं दूसरी बॉडी में आके। ओके, और इसके उसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या इंटरवेंशन करते हैं? नॉर्मली हम स्टॉप कर देते हैं ब्लड फॉर सम टाइम, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्लड जो स्टॉप कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे ब्लड को। ओके, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ये खुद सेटल डाउन हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज विद इन 30 मिनट्स, दैट इज रॉन्ग, 30 मिनट्स में नहीं होता है। Now next question, a nurse is caring for a patient who is undergoing a splenectomy for idiopathic thrombocytopenic purpura. What is the most important post-operative intervention for this patient? ठीक है, एक पेशेंट है जिसका स्प्लीनेक्टमी हो रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन कौन सी है? किस बात का आप खास ख्याल रखोगे पोस्ट ऑपरेटिव? ओके, इसमें क्या करता है, हमारा स्प्लीन जो है प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगर हमारा स्प्लीन प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, इसका मतलब ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होगा। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लीडिंग को रोकते हैं, और प्लेटलेट्स कम हो गए तो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्प्लीन क्या करता है? प्लेटलेट्स को खाता रहता है और प्लेटलेट्स को कम कर देगा, ताकि, और इसकी वजह से जो है ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा। अब तो हम पोस्ट ऑपरेटिव में सबसे खास ख्याल किस चीज़ का रखेंगे? वेंटिलेशन का, स्पेसिफिक स्प्लीनेक्टमी वैक्सीनेशन की हम वैक्सीनेशन लगा दें स्प्लीनेक्टमी के लिए बाद में। थर्ड इज ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, फोर्थ इज मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। सी, अभी अभी स्प्लीनेक्टमी हुई है, ठीक है, हाँ, अब जो है प्लेटलेट्स बचने लग जाएंगी, अब कोई उसको खाने वाला नहीं है, बट प्लेटलेट्स को बनने में अभी समय लगेगा। ओके, तब तक के लिए हम इसको ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे डालेंगे, ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखो इसमें वेंटिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, बट हमने वेंटिलेशन पे नहीं लगाया है, क्योंकि कई बार हमें स्पेसिफिकली देखना होता है कि इस सर्जरी के बाद स्पेसिफिक ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है, और हम उसको चूज करेंगे। स्प्लीनेक्टमी के बाद में ब्लीडिंग प्रिकॉशंस हमें लेनी है, ये स्पेसिफिकली हमें देखना होता है।
Now next question. The nurse is assessing a trauma patient and recalls the term triad of death in trauma. Which of the following describes the triad of death? Okay, ट्राइड ऑफ डेथ क्या होता है ट्रॉमा में? ट्रॉमा में 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पेशेंट के डेथ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज कोएगुलोपैथी, सेकंड इज हाइपोथर्मिया एंड थर्ड इज एसिडोसिस। कोएगुलोपैथी क्या है कि पेशेंट का ब्लड जो है कोएगुलेट नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहेगी और पेशेंट जो है डेथ कर जाएगा। ओके, सेकंड इज हाइपोथर्मिया, जब पेशेंट ऐसे ट्रॉमा वाला पेशेंट होता है, इनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, ये भी एक रीज़न बनता है, हाइपोथर्मिया भी एक रीज़न बनता है पेशेंट की डेथ का। एंड थर्ड इज एसिडोसिस, अच्छे से पेशेंट जो है ऑक्सीजन नहीं लेगा अंदर उसकी वजह से जो है लैक्टिक एसिड जो है इकट्ठा होता रहेगा बॉडी में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, ठीक है, और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। याद रखना है ट्राइड ऑफ डेथ में 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों का मिक्सचर है, कोएगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया एंड एसिडोसिस। Now next question. A 3-week-old infant presents with persistent projectile vomiting. Projectile vomiting हो रही है पेशेंट को, यहीं से समझ जाओ पाइलोरिक स्टेनोसिस है पेशेंट को, बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है। एंड पल्पेबल ओलिव शेप्ड मास इन द राइट अपर एब्डोमेन, आ गया ना। ओलिव शेप मास किस में होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। पीडियाट्रिक्स में बहुत क्वेश्चन बनता है पाइलोरिक स्टेनोसिस से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज वुड बी एक्सपेक्टेड इन ऑर्डर टू, ठीक है, कौन सा हमें फॉलोइंग में से देखने को मिलेगा? ओके, इतना आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे देखते ही हो जाएगा। कैसे होगा? पेशेंट आया है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ में, कॉन्टिन्यूसली वॉमिट किए जा रहा है। जब हम वॉमिट करते हैं तो एसिड जो है बाहर निकलता है, हमारे स्टमक से एसिड बाहर निकल रहा है। एसिड बाहर निकला तो हमारे अंदर एल्कलोसिस हो गया है। तो जिस भी ऑप्शन में एल्कलोसिस हो रहा है आप चूज कर लो, बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए पीएच नॉर्मल कितनी होती है ब्लड की, 7.35 से 7.45, ये तो है नॉर्मल पीएच। अगर 7.35 से नीचे गया तो हम एसिडोसिस बोल देंगे, 7.45 से ऊपर गया तो हम एल्कलोसिस बोल देंगे। अब देख लो 7.45 से ऊपर है सेकंड ऑप्शन, तो ये राइट ऑप्शन है, ये एल्कलोसिस शो हो रहा है, ठीक है, बाकियों में एसिडोसिस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वीक का बच्चा है, डायग्नोस्ड विद पाइलोरिक स्टेनोसिस, हैज बीन एक्सपीरियंसिंग प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है 2 वीक के बच्चे को। गिवन द प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, लंबे समय से वॉमिटिंग हो रही है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इस बच्चे में देखने को मिलेगा? अभी मैंने बताया अगर वॉमिट हो रही है तो एसिड सारा बाहर निकल गया है, पेट में सारा रह गया एल्कलाइन, ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, लास्ट ऑप्शन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसमें देखा जाएगा। और दूसरी देखने की बात यह है कि 2 क्वेश्चन आ गए पाइलोरिक स्टेनोसिस से, ठीक है, नॉर्सेट 8 में 2 क्वेश्चन आ गए थे पाइलोरिक स्टेनोसिस से। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। Now next question, a 45-year-old patient with acute renal failure presents with pH of 7.2, 7.2 pH आ गया है पेशेंट का, acute renal failure है, ठीक है। The patient is showing signs of severe acidosis, बिल्कुल दिखाएगा। What is the appropriate intervention for this patient? क्या करोगे पेशेंट के लिए? पेशेंट जो है सीवियर एसिडोसिस में है तो क्या करोगे? फर्स्ट इज एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट टू करेक्ट द एसिडोसिस, एसिडोसिस ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। सेकंड इज स्टार्ट हीमोडायलिसिस इमीडिएटली, फटाफट जो है हीमोडायलिसिस स्टार्ट करेंगे। थर्ड इज इंसुलिन देंगे एंड फोर्थ इज ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। सीधी सी बात है, पेशेंट जो है एसिडोसिस में है, हम उसको एल्कलाइन कुछ देंगे, बेस देंगे, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, बात खत्म। हाँ, अब हम क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हीमोडायलिसिस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हीमोडायलिसिस के लिए और भी रीजंस होते हैं, फ्लूइड ओवरलोड हो, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट देने से बात बन जाएगी,
ओके। बट अगर हाँ फ्लूइड ओवरलोड होता एंड बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बॉडी में, तो हमें हीमोडायलिसिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज, अभी हमें प्रॉम्प्ट देखना है कि एकदम से हम क्या कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस में टाइम लगता है, सब कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, बट सोडियम बाइकार्बोनेट जल्दी से दे सकते हैं। तो हियर फर्स्ट ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। Now next question, which of the following interventions can be provided to a patient with respiratory alkalosis to correct CO2 loss? तो एक पेशेंट है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का, उसको बहुत ज़्यादा ओवर वेंटिलेशन कर रहा है। जब हम बहुत एंग्जाइटी स्टेट में होते हैं, पैनिक होते हैं, तो हम बहुत डीप ब्रेथ लेते हैं, उस टाइम पे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होने के चांस होते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज O2 एंड डिक्रीज CO2। ये सिनेरियो है हमारे पास में। अब क्या करोगे इस पेशेंट को ठीक करने के लिए? पहला ऑप्शन, कोल्ड कंप्रेस रख दोगे सिर पे, नो। सेकेंड इज एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स टू रिड्यूस हाइपर वेंटिलेशन, नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पे। थर्ड इज एनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, नो, अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी वो और ज़्यादा सांस लेगा, और ज़्यादा डीप सांस लेगा, तो फिर ओवर वेंटिलेट नहीं करना है हमें पेशेंट को, थर्ड भी गलत है। फोर्थ इज प्रोवाइड अ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग ऑन अ पेपर बैग एज ऑर्डर्ड, ये है राइट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो हम पेशेंट को एक पेपर बैग देंगे कि इसी के अंदर ब्रीथ करना है, ताकि जो उसकी एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से उसे इनहेल करे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सके। तो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंपेयरिंग ABG एंड वीनस ब्लड सैंपल्स, व्हाट इज द की डिफरेंस दैट मेक्स वीनस ब्लड सैंपल्स प्रेफरेबल इन सम केसेस? ABG और वीनस ब्लड सैंपल को हमने कंपेयर किया, तो सब किस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा? फर्स्ट इज ऑक्सीजन लेवल, बिल्कुल। आर्टरी में जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा एंड वेन में जो है वीनस ब्लड में बहुत कम मिलेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको पहले नंबर पे दिखेगा ऑक्सीजन लेवल पे। सेकेंड इज ऑल ब्लड वैल्यूज आर द सेम, नो, गलत है। सारी ब्लड वैल्यूज़ जो है आर्टरी और वीनस की सेम नहीं होती है। pH कितना अलग होता है, CO2 अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, डिफरेंस होता है ब्लड वैल्यूज़ में, ठीक है। थर्ड इज हीमोग्लोबिन वैल्यूज डिफर सिग्निफिकेंटली, नो, हीमोग्लोबिन सेम रहता है चाहे आर्टरी का ब्लड हो चाहे वेन का ब्लड हो। फोर्थ इज वीनस सैंपल गिव्स द एग्जैक्ट PO2, नो, एग्जैक्ट PO2 नहीं देता है वीनस सैंपल। एग्जैक्ट देखनी है अगर ऑक्सीजन हमारे अंदर, तो हम आर्टरी का ब्लड लेंगे, वीनस में तो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा, ऑलरेडी जो है टिश्यू उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर चुके हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है वो वीनस में होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेशेंट हैज मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर म्यूज ऑफ more than 7, which of the following interpretations and action would be most appropriate for this client? ठीक है, पेशेंट, एक पेशेंट है जिसका म्यू स्कोर जो है 7 है, आप इसमें क्या करेंगे? नॉर्मली डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट को, लो रिस्क है, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, थर्ड इज हाई रिस्क पेशेंट है, इमीडिएट अटेंशन दोगे, या फोर्थ रूटीन मेडिकेशन दोगे? म्यूज़ क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। म्यूज़ जो है पेशेंट की कंडीशन बताता है कि उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है या और डिटेरियोरेट कर रही है, ठीक है। इसमें हमारा पल्स रेट आता है, BP आता है, उसके बाद में टेम्परेचर आता है, रेस्पिरेशन आता है, इस सब चीज़ों से हम जो है चेक करते हैं इन सब चीज़ों को और एक स्कोर निकालते हैं। अगर स्कोर लेस देन 7 है तो पेशेंट इज़ ओके, एंड मोर देन 7 है तो हम जो है इमीडिएट इंटरवेंशन करेंगे पेशेंट के लिए, ओके। तुरंत हम जो है कुछ इंटरवेंशन करेंगे अगर मोर देन 7 है तो इसमें बताया हुआ है मोर देन 7 है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। हाई रिस्क पेशेंट है, रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रेजेंट्स विद लिथार्जी एंड मसल वीकनेस के साथ आया है।
लेथार्जी और मसल वीकनेस है। लैब टेस्ट किया तो सीरम सोडियम आया है 150 और पोटेशियम आया है 3 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट क्या रहेगा इस पेशेंट के लिए? सबसे पहले हमें जो है लैब वैल्यूज़ पता होने चाहिए। सोडियम कितना होता है 135 से 145 एंड पोटेशियम कितना होता है अपना 3.5 से 5.5। अब सोडियम बढ़ा हुआ है पेशेंट का, पोटेशियम कम है, ओके, तो क्या करोगे? एडमिनिस्टर 3% हाइपरटोनिक सेलाइन। ऑलरेडी सोडियम बढ़ा हुआ है, ज़्यादा हाइपरटोनिक सेलाइन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड इज इनिशिएट इंट्राविनस 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ये क्या होता है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर क्या है? हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक है? ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर ये हाइपोटोनिक है। अब सोचोगे डेक्सट्रोज इसमें मिला हुआ है तो हाइपोटोनिक कैसे हुआ? एक्चुअली डेक्सट्रोज जो है बॉडी के अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाएगा तो ओनली वाटर विल बी लेफ्ट, तो ये हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, इसमें क्या है, पोटेशियम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर हम 5% डेक्सट्रोज दे भी देंगे तो ये भी गलत है। मेन सिम्टम जो है ये पोटेशियम की वजह से आ रहे हैं। पोटेशियम बहुत खतरनाक होता है, अगर थोड़ा सा भी कम होने लग जाए तो ये तुरंत हमें देखना होता है, इसका कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा। थर्ड इज बिगन IV 0.9% नॉर्मल सेलाइन विद पोटेशियम क्लोराइड सप्लीमेंटेशन। बिल्कुल हम जो है नॉर्मल सेलाइन चला देंगे 0.9%। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सोडियम जो है कम होने लग जाएगा। जैसे जैसे हम ब्लड को डाइल्यूट कर देंगे तो सोडियम कम आ जाएगा एंड पोटेशियम बढ़ाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का सप्लीमेंटेशन देंगे। दिस इज द राइट आंसर। इससे सोडियम नीचे आ जाएगा एंड पोटेशियम ऊपर चला जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। नो, पानी अगर तुम रोक दोगे, पानी कम कर दोगे, उससे जो है सोडियम जो है बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे ताकि डाइल्यूशन की वजह से सोडियम कम आ जाए। Now next question, which of the following is true regarding the administration of IV potassium? IV पोटेशियम के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है? फर्स्ट इज पोटेशियम इज नेवर एडमिनिस्टर्ड थ्रू एन इन्फ्यूजन डिवाइस। नो, ये पोटेशियम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से, हर एक ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, इधर से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता ही है। पोटेशियम इज नेवर एडमिनिस्टर्ड थ्रू एन इन्फ्यूजन डिवाइस। बिग नो, हमेशा जो है पोटेशियम आपको इन्फ्यूजन डिवाइस से ही देना है। ठीक है। सेकंड, IV पोटेशियम इज ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड अनडाइल्यूटेड। रॉन्ग, हमेशा डाइल्यूट करके देना है। कैसे डाइल्यूट करना है? 1 मिली इक्विवेलेंट्स को 10 ml में डाइल्यूट करना है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज पोटेशियम शुड बी गिवन बाय IV पुश फॉर रैपिड करेक्शन। डायरेक्ट हम IV पुश दे देंगे रैपिड करेक्शन के लिए, नो, इन्फ्यूजन पंप से ही देना है। फोर्थ इज IV पोटेशियम इज ऑलवेज डाइल्यूटेड 1 मिली इक्विवेलेंट्स इन 10 ml एंड एडमिनिस्टर्ड यूजिंग एन इन्फ्यूजन डिवाइस। ठीक है, ये वाला सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब पोटेशियम क्लोराइड फॉर अ चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंटरवेंशन टू एडमिनिस्टर KCl एक्सेप्ट। डॉक्टर ने बोला है कि चाइल्ड को पोटेशियम क्लोराइड चलेगा। कौन सा बेस्ट इंटरवेंशन है? सारे बेस्ट इंटरवेंशन है एक्सेप्ट बोलस तो कभी नहीं देंगे। दूसरा क्या है? डाइल्यूटेड इन NS, सही बात है, NS में डाइल्यूट करके देंगे। ECG मॉनिटरिंग करेंगे, सही है। यूरिन आउटपुट जो है मेजर करेंगे, क्योंकि किडनी का फंक्शन चलते रहना चाहिए ताकि अगर एक्सेस में पोटेशियम है वो एक्सक्रीट हो सके, वो जमा ना होता चला जाए अंदर ही। ओके, तो ऑप्शन 4 भी ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हियर, बोलस कभी नहीं देते KCl का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स पियर्स ड्यूरिंग ए लंबर पंक्चर। फोर्थ ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो लंबर पंक्चर कर रहे हैं, किस ऑर्डर में हम जो है पियर्स करेंगे? सबसे पहले जो है हम स्किन पियर्स करते हैं। लंबर पंक्चर करोगे सबसे पहले तो स्किन ही पियर्स होगी ना, तो फर्स्ट किस में है? फोर्थ वाले में एंड फर्स्ट वाले में है। ओके, सेकंड नंबर पे क्या होगा?
सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन के बाद तो सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, वो किस में है? फर्स्ट में तो नहीं है, फोर्थ में है, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हियर। इधर से ही पता चल गया। ओके, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हो। पहले स्किन पियर्स होगी, उसके बाद में सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, देन सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर जो है इंटरस्पाइनस लिगामेंट, देन जो है लिगामेंटम फ्लेवम, फिर एपिड्यूरल स्पेस, देन ड्यूरामेटर, देन सब एरेक्नोइड स्पेस एंड लास्टली पायामेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, according to WHO IMNCI guidelines, what is the recommended concentration of gentian violet solution for treating mouth ulcer? ये आपको याद रखना है, 0.25% gentian violet solution जो है यूज होता है माउथ अल्सर के लिए। ओके, IMNCI पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ लेना। कब IMNCI आया था, इसमें कौन सी कलर कोडिंग होती है, नियोनेट्स का भी इलाज होता है, चाइल्ड का इलाज भी इसी के थ्रू होता है। ओके, तो ये जो है आप जरूर पढ़ लेना IMNCI के बारे में। इसमें जो है बस ये बताया गया है, जेंशियन वॉयलेट क्या होता है, माउथ अल्सर्स को ट्रीट करता है। ओके, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ओके, तो फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जेंशियन वॉयलेट ट्रीट करता है। कितना परसेंट हमें लेना होता है? 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ GBS? GBS अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है? मसल वीकनेस, हाइपर वेंटिलेशन, किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ओके, इसमें जो है किडनी फेलियर का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता, हाइपर वेंटिलेशन तो नहीं करेगा पेशेंट, मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि पेशेंट खुद से ब्रीथ भी नहीं कर पाता है, हाइपर वेंटिलेशन नहीं होगा। मसल वीकनेस होता है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेस्पिरेटरी फेलियर है। Now next question, why should anticoagulants be avoided in a patient undergoing chemotherapy? ऑलरेडी कीमोथेरेपी किसी पेशेंट में चल रही है, तो हमें एंटीकोएगुलेंट क्यों अवॉइड करने हैं? ड्यू टू डिक्रीज प्लेटलेट्स फ्रॉम कीमोथेरेपी। यस, कीमोथेरेपी क्या करती है? प्लेटलेट्स को कम कर देती है, तो इसी वजह से हम और एंटीकोएगुलेंट्स नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि और एंटीकोएगुलेंट्स अगर दिए तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड इज ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। नहीं, थ्रोम्बोसिस होता है क्लॉट बनना। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लॉट नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी प्लेटलेट्स खत्म हो चुके हैं, ब्लीडिंग रिस्क है, तो ये गलत है। ड्यू टू डिहाइड्रेशन, नो। ड्यू टू लिवर फेलियर, नो। इनका कोई लिंक ही नहीं है क्वेश्चन से, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट हार्ट रेट फ्रॉम एन ECG स्ट्रिप व्हेन द रिदम इज इर्रेगुलर? रिदम जो है इरेगुलर है ECG की, तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे हार्ट बीट को, हार्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए? फर्स्ट इज 10 सेकेंड रूल, सेकेंड इज 6 सेकेंड, थर्ड इज PQRST मेथड एंड फोर्थ इज 12 सेकेंड रिदम मेथड। ठीक है, तो फोर्थ 12 सेकेंड तो रिदम मेथड कोई होता ही नहीं है। ओके, ये हो गया गलत। अब PQRST मेथड क्यों यूज़ किया जाता है? जब हमें कंडक्शन देखना हो, हार्ट के कंडक्शन में कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, ये भी नहीं है, हमें तो हार्ट रेट देखनी है, क्योंकि अब आई बात पहले और दूसरे मेथड की। जब भी इरेगुलर होगा तो 6 सेकेंड स्ट्रिप मेथड यूज़ होगा। ठीक है, 6 सेकेंड के अंदर हम जो है R काउंट करेंगे, कितनी बार R वेव आई है, और उसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमें हार्ट रेट मिल जाएगा। बट फर्स्ट ऑप्शन जो है 10 सेकेंड रूल, ये इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है। अगर इसको यूज़ भी करेंगे तो उन पेशेंट में करेंगे जिनका हार्ट कंडक्शन बहुत स्लो है, हमें बहुत लंबा ECG चाहिए जिसको देखने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम 10 सेकेंड रूल यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारा ECG जो है आता है एक पेपर पे, वो 6 सेकेंड वाला होता है। ठीक है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड 6 सेकेंड वाला, 10 सेकेंड वाला इतना कॉमनली यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर ए प्री टर्म इन्फेंट हु इज रिसीविंग KMC, कंगारू मदर केयर। द नर्स इज अवेयर दैट KMC शुड बी कंटिन्यूड अंटिल द इन्फेंट रीचेज अ वेट ऑफ। जब तक बेबी का वेट जो है नॉर्मल नहीं आ जाता है, नॉर्मल कितना होता है 2.5 kg पे नहीं आ जाएगा, तब तक
KMC कंटिन्यू रहेगी। तो ऑप्शन थर्ड, ये ग्राम में है, ये गलत दिया गया है, यहाँ पे kg आएगा। ओके, सारे ऑप्शंस kg में होंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्डिनल साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस? हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सा कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा? ठीक है, फर्स्ट इज बिलियस वोमिटिंग एंड डायरिया। नो, सी पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, स्टमक के एंड में जो पाइलोरस पार्ट है वो मतलब बल्की हो जाएगा, मोटा हो गया एक तरीके से, मसल जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है और पैसेज नैरो हो गया है। इसकी वजह से फूड आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, फूड जो है स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा एंड बार बार पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती रहेगी। ठीक है, अब बाइल कहाँ रिलीज होता है? ड्योडिनम में। ठीक है, अगर फूड जो है स्टमक से ही वापस बाहर आ रहा है तो उसमें बाइल तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बिलियस वॉमिटिंग नहीं हो सकती। ओके, सेकेंड इज ब्लडी स्टूल एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ब्लड स्टूल्स नहीं मिलेंगे इसमें। थर्ड इज प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यस, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, कॉमन सिम्टम है। दूसरी चीज नॉन बिलियस, बाइल इसमें नहीं होता है क्योंकि बाइल से कनेक्शन हुआ ही नहीं है फूड का, बाइल तो ड्योडिनम में जाके मिलना था पर फूड वहाँ तक जा नहीं पा रहा है, तो नॉन बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिड सारा बाहर आ रहा है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओके, ऑप्शन 3 इज राइट हियर। फोर्थ इज कॉन्स्टिपेशन एंड डिहाइड्रेशन, ये दैट इज ऑफ नो यूज, कुछ काम का नहीं है ये। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड मैं कोशिश करूँगी आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ उन PYQs की जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच।